हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुणेंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर अरस्तु आईएएस एकेडमी इंदौर से। दोस्तों, आज लेक्चर का जो विषय है वो विश्व इतिहास और टॉपिक हम करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, और लगभग विश्व इतिहास का ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा, क्योंकि इससे पहले लगभग हम सारे टॉपिक जो हमारे सिलेबस में हैं एमपीपीएससी के वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो चलिए आज बात करेंगे हम इस द्वितीय विश्व युद्ध की, जो प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर 1949 को और समाप्त हुआ लगभग 6 वर्षों के बाद। कब समाप्त हुआ? 14 अगस्त 1945 को। ठीक है, तो लगभग ये प्रथम विश्व युद्ध से भी लंबे समय तक चलने वाला विश्व युद्ध है और साथ में इस विश्व युद्ध में जन और धन की हानि प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के टॉपिक में हम पढ़ेंगे उसकी पृष्ठभूमि एवं महत्वपूर्ण घटनाओं की। पृष्ठभूमि का मतलब है कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां जन्म लेती हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद और किन परिस्थितियों के फलस्वरूप इस द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म होता है। हालांकि हम प्रथम विश्व युद्ध में भी हमने बात कर रखी थी कि वर्साया की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज जो है वो बो दिए थे। क्यों? क्योंकि वर्साया की संधि जो है वो एक अपमानजनक संधि थी, एक प्रतिशोधात्मक संधि थी। तो जर्मनी से सिर्फ बदला लेने की भावना से ही इस प्रकार की कठोर संधि की गई थी, जिसे कि हम वर्साया की संधि के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उन राजनीतिज्ञों ने, उन शासकों ने जो मित्र राष्ट्र के थे, तो कहीं ना कहीं जो है तो वर्साया की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए थे। तो इसलिए हमें प्रथम विश्व युद्ध के से लेकर के और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के मध्य वैश्विक संदर्भ में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, उन्हीं को हमें पृष्ठभूमि के रूप में पढ़ना है और वही है आपकी महत्वपूर्ण घटनाएं। इसके बाद पढ़ेंगे सेकेंड विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं, कि जब विश्व युद्ध चल रहा होता है उस समय कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। जैसे इसका तात्कालिक कारण है कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। तो जर्मनी जब पोलैंड पर आक्रमण करता है, क्यों करता है? ठीक है, हालांकि अभी हम जब पृष्ठभूमि बात करेंगे वहां पर आप सारी चीजों को पढ़ेंगे कि जर्मन पोलैंड पैक्ट भी होता है 10 वर्षों का कि हम आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन रूस से संधि होने के पश्चात ही 1 महीने के अंदर जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर दिया जाता है। क्यों? उसके भी कहीं ना कहीं आप जो तथ्य मिलेंगे आपको वो वर्साय की संधि में ही छुपे हुए दिखेंगे। तो पोलैंड पर आक्रमण के बाद फिर डेनमार्क पर आक्रमण, नॉर्वे पर आक्रमण जो होता है, बेल्जियम पर, लग्जमबर्ग पर, फ्रांस पर, ब्रिटेन पर, फिर रशिया पर भी आक्रमण करता है जर्मनी, और जापान के द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण। ये प्रमुख घटनाएं हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम द्वितीय विश्व युद्ध के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं। तो जब आप पृष्ठभूमि को समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कारण भी मिलेंगे। हालांकि जो प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी कारण हमने पढ़े, लगभग वही कारण आपको यहाँ पर भी देखने मिलेंगे, लेकिन उन कारणों में भी कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जो यहाँ पर आपको अलग से देखने मिलेंगे, उनकी चर्चा हम करेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे हम द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख परिणाम कौन कौन से थे। ठीक है, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम हमने पढ़े थे, उसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के कौन कौन से परिणाम हैं। उन्हीं परिणामों में सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, और जबकि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत राष्ट्र संघ मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, यूएनओ की स्थापना हुई। ठीक है, तो चलिए तो हम पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। लेकिन एक बार कभी कभी क्वेश्चन मैं खुद से करता हूं कि आप लोगों के मन में उठता होगा ये क्वेश्चन, जो कि अभी तो वन वे कन्वर्सेशन है तो आप लोग तो पूछ नहीं सकते हैं कि सर इतना आप लेंदी क्यों कराते हो, पृष्ठभूमि इतना क्यों कराते हो। क्योंकि देखिए, पृष्ठभूमि करवाने का एक महत्वपूर्ण रीजन है कि उस विषय से संबंधित आपकी समझ को विकसित करना है ना। पढ़ाने को मैं भी यहाँ पर पढ़ा सकता हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कौन कौन से थे और उसके परिणाम कौन कौन से हैं, टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो जो समझ बनेगी वैश्विक संदर्भ को लेकर कि किस प्रकार हुआ, ये घटनाएं कैसे घटित हुई, कैसे हम पढ़ते हैं कि जर्मनी में एडोल्फ हिटलर एक तानाशाह के रूप में वहां पर बैठते हैं और इटली में बेनिटो मुसोलिनी बैठते हैं, कैसे हुआ ये घटनाक्रम। ठीक है, अभी हमने देखा कि ये जो जर्मनी है और जो इटली है, यही वो 2 देश हैं जिनमें कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जिनके साथ जिनका अपमान हुआ। हालांकि उनमें जर्मनी पराजित राष्ट्र था और इटली विजित राष्ट्र था। विजित होने के बावजूद भी उसका अपमान हुआ पेरिस की शांति सम्मेलन में। उसके बाद उसका उत्कर्ष कैसे हुआ?
वो हम जानने का प्रयास करेंगे इसी पृष्ठभूमि में। हालांकि अभी तक मैंने आपको प्रथम विश्व युद्ध हो चाहे विश्व इतिहास के जितने भी टॉपिक पढ़ाए उसमें मैंने वैश्विक घटनाओं को ही सम्मिलित किया है, यूरोप की प्रमुख घटनाओं को। लेकिन अगर इसी को आप जोड़ ले भारत के संदर्भ में कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चलता है, उसी समय 1915 में भारत में हमारे गांधी जी का प्रवेश होता है और गांधी जी को सार्जेंट कहा जाता है क्योंकि वो भारतीयों को शामिल करते हैं कि आप जाओ और ब्रिटेन की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लो, क्योंकि उम्मीद थी कि इसके बदले हमें ब्रिटेन जो है वो कुछ देगा। लेकिन मिला क्या? मिला हमें मिलता है जलियांवाला बाग, हमें मिलता है रॉलेट एक्ट, हमें मिलता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो फिर जो गांधी की फिर उदार नीतियां थी उनका परित्याग करते हैं और फिर वो राष्ट्रीय आंदोलनों का एक क्रम चालू होता है। फिर इसी में मैं बात करूं 1900 जो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है उस समय भारत में क्या चल रहा होता है? भारत में फिर आप देखते हैं वेवेल योजना आता है, ठीक है, फिर शिमला समझौता होता है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये भी जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है उसी समय भारत में ये मूवमेंट भी होता है भारत छोड़ो 1942। और फिर कैबिनेट मिशन आता है और तदुपरांत जो है कुछ वर्षों के उपरांत ब्रिटेन भारत को छोड़ करके ये चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब का प्रभाव जो कि वैश्विक संदर्भ में पड़ता है, हर देश अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस विश्व युद्ध में से प्रभावित होता है, ठीक है। इसलिए हमें एक वृहद स्तर पर चीजों को समझने की जरूरत पड़ती है अगर किसी भी टॉपिक थीसिस के संदर्भ में आपको अपनी पकड़ को मजबूत करना है, ठीक है। चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब बात करते हैं हम द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है। तो चलिए अब हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि की। तो पृष्ठभूमि क्यों? क्योंकि पृष्ठभूमि से हमें पता लग जाएगा कि वो क्या परिस्थितियां निर्मित हुई विश्व के संदर्भ में जिनसे कि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ 1 सितंबर 1939 को या 1939 को होता है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा विश्व युद्ध जो कि प्रथम विश्व युद्ध से भी भयंकर था, है ना। क्योंकि अगर हमने देखा अभी तक हमने जो पढ़ा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 4 वर्ष 3 महीने और 11 दिन चलता है, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध इतना भयंकर विश्व युद्ध था कि वो लगभग 6 वर्षों तक चलता है, ठीक है। 6 वर्ष से थोड़ा दिन कम है लेकिन 6 वर्ष तक लगभग चलता है। तो पृष्ठभूमि की के अंतर्गत हम उन्हीं घटनाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी कौन सी घटनाएं निर्मित हुई। तो सबसे पहले देखिए यहां पर मैंने लिखा एक हेडिंग बनाया है पृष्ठभूमि के ही अंतर्गत कि प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम कौन कौन से घटित हुए। हालांकि अगर मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाने की कोशिश करता हूं कि अभी तक प्रथम विश्व युद्ध का लेक्चर हम कर चुके हैं, ठीक है। तो जब आप द्वितीय विश्व युद्ध का लेक्चर देखें तो उससे पहले प्रथम विश्व युद्ध को जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो माना जाता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो प्रथम विश्व युद्ध का ही एक अगला भाग है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो फोच महोदय ने बोला था कि वर्षाया की जो संधि है वो मात्र 20 वर्षों का एक युद्ध विराम है, ठीक है। उन्होंने कहा था ये बात। हालांकि जो फोच महोदय है वो आपको पता होना चाहिए कि वो एक इतिहासकार ना होकर के वो फ्रांसीसी सेना के सेनापति थे, ठीक है, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के विरुद्ध जो है विजय की प्राप्ति की थी। लेकिन वो वर्षाया की संधि में जो कड़े प्रतिबंध लगाए गए जर्मनी पर उससे वो असंतुष्ट थे, खुश नहीं थे, क्योंकि वो इतने कड़े प्रतिबंध थे हमने देखा, ठीक है। तो उन्होंने निश्चित तौर पर यह कह दिया था कि ये जो प्रतिबंध है, ये जो वर्षाया की संधि है, यही बाद में जाकर के एक युद्ध का कारण बनेगी और निश्चित तौर पर वही वर्षाया की संधि एक युद्ध का कारण बनती है जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर सबसे पहले देखें कि प्रथम विश्व युद्ध से और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। तो हमने पढ़ा था कि 1917 में रूस में एक वोल्शेविक क्रांति होती है जिसे हम रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लेनिन के नेतृत्व में। यहां पर 1917 में रूस में एक क्रांति घटित हुई जहां पर की साम्यवादी सरकार की स्थापना भी की गई, विश्व की पहली साम्यवादी सरकार, ठीक है। तो अब देखना यह है कि एक घटना ये घटित हुई, दूसरी घटित होती है वैश्विक संदर्भ में इटली में फासीवाद का उदय, ठीक है, और तीसरी घटित होती है जर्मनी में नाजीवाद का उदय, ठीक है। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और मैं मानता हूं कि इन्हीं तीनों घटनाओं ने एक
पूरे वैश्विक समुदाय को एक ऐसे युद्ध की ओर ढकेल दिया जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन अब आप शायद आपके मन में क्वेश्चन उठे कि भाई मैं द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बताने के लिए मैं इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये तो हमारे सिलेबस का ही पार्ट नहीं है। अगर मैं एमपीपीएससी की बात करूं तो हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के विश्व इतिहास के पोर्शन में इटली में फांसीवाद व नाजीवाद के संदर्भ में कोई भी सिलेबस का में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपको द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को समझना है तो निश्चित तौर पर आपको इटली में फांसीवाद जो कि मुसोलिनी के नेतृत्व में हुआ और जर्मनी में जो नाजीवाद का उदय हुआ एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में, वो आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए एक चीज यहां पर कि पढ़ने के ना दो तरीके होते हैं। एक कहलाती है कि वर्टिकल स्टडी। वर्टिकल स्टडी क्या है? वर्टिकल स्टडी में आप जैसे मान लीजिए टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध के आप कारण पढ़ सकते हैं कि उनके कारण बताइए, उसका प्रभाव बताइए, उसके तात्कालिक कारण बताइए। तो ये एक वर्टिकल स्टडी है कि आप उस टॉपिक विशेष के संदर्भ में पढ़ते हुए चले जाते हैं। एक दूसरी विधि है कि आप हॉरिजॉन्टल स्टडी करें। हॉरिजॉन्टल में क्या है कि हम द्वितीय विश्व युद्ध को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उन परिस्थितियों को भी समझने का प्रयास करेंगे जिसके कारण ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और इस द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रभाव वो संपूर्ण विश्व के संदर्भ में क्या क्या पड़ा वो भी हम जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपकी जो तर्क शक्ति है, जो सोचने की क्षमता है, उसमें तो वृद्धि होती ही होती है, साथ में आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती है, ठीक है। तो जब पढ़े तो इतना अच्छे से पढ़े कि आपको फिर कभी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, एक बार में ही आप सारी चीजों को पढ़ डालें, ठीक है। तो चलिए, जो कि आपके द्वारा जो पढ़ाई होती है वो कभी कहते हैं ना वेस्ट नहीं जाती है, ठीक है, आपके उपयोग में नहीं है, लेकिन आपके अगर नॉलेज में है तो आप कम से कम उस विषय पर कभी भी अगर वाद विवाद होता है तो आप चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए, अब आपको पता है कि पहली बिंदु के बारे में बात करते हैं कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति। तो लेनिन के नेतृत्व में 1917 में रूस की क्रांति तो संपन्न हुई, वहां पर साम्यवादी सरकार की भी स्थापना हुई, लेकिन लेनिन ने कुछ ऐसे सुधार रखे उन सुधारों के फलस्वरूप रूस की आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में उसकी प्रगति होती गई और यही कारण था कि इस साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी हमें देखने मिलता है, ठीक है। इसके बाद ठीक है, लेकिन जो प्रमुख ये दो घटनाएं हैं इनके बारे में हम ज्यादा बात करते हैं। इसके बाद जो दूसरी घटना है वो है इटली में फांसीवाद का उदय। फांसीवाद का उदय किसके नेतृत्व में हुआ? वो मैंने लिखा है बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में, ठीक है, मुसोलिनी, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब इसके बाद भी मैंने कुछ सब हेडिंग बताया, जैसे कि इटली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, फिर फांसीवाद क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसके उदय के कारणों के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा मुसोलिनी के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे कि मुसोलिनी का उद्भव कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में मुसोलिनी जो है एक तानाशाह के रूप में उभर कर सामने आता है इटली की राजनीति में, ठीक है। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं हम इटली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो यहां पर देखना यह है आपको कि अगर मैं बात करूं इटली के एकीकरण की, तो जब इटली का एकीकरण हुआ लगभग 1871 में, तो उससे 10 वर्ष पहले ही लगभग 1860 में इटली में गणतंत्र राज्य की स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। अब होता क्या है कि अब स्थापना हो चुकी, फिर धीरे धीरे हमने उसके इतिहास में पढ़ा कि प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में इटली जो है मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ता है, ठीक है। लेकिन पहले वो युद्ध में शामिल नहीं होता मित्र राष्ट्रों की ओर से। हमने ये भी जाना था कि 1915 में एक लंदन की गुप्त संधि होती है और उस गुप्त संधि के तहत इटली जो है मित्र राष्ट्रों की ओर से सम्मिलित होता है। हालांकि उसको कुछ क्षेत्र जो है देने का वचन भी दिया जाता है मित्र राष्ट्रों की ओर से। अब जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है और पेरिस शांति सम्मेलन बुलाई जाती है पेरिस में, तो इटली ही एकमात्र ऐसा विजित प्रदेश है जिसके साथ नाइंसाफी की गई, है ना। कहा कुछ और गया था कि हम जब विश्व युद्ध को जीतेंगे तो हम आपको ये क्षेत्र जो है प्रदान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। हमने देखा था कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली जो है वो छोड़ करके चला जाता है, उस सम्मेलन की सदस्यता को त्याग करके। तो इससे जो है वैश्विक रूप में इटली अपमानित महसूस करता है। वर्साया जो पेरिस शांति सम्मेलन होती है, अपमानित तो महसूस होता है, लेकिन अगर आप ये भी थोड़ा सा देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो
तो निश्चित तौर पर इटली को भी आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ, जनधन की उसकी भी हानि होती है, जिसके कारण जो इटली की जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, उसकी जो व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। उम्मीद तो थी कि पेरिस के शांति सम्मेलन में हमें कुछ मिलेगा और उससे हम इटली की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो इटली की जनता आक्रोशित हो चुकी थी। अब आक्रोशित होने के फलस्वरूप जो है, जो इटली, ये जो सारी दोष है कि इटली की आर्थिक व्यवस्था का तंगहाली में होना, वहां बेरोजगारी होना, भुखमरी होना, अराजकता, अशांति का जो माहौल है, इन सब का ठीकरा फोड़ दिया गया इटली की गणतंत्रीय सरकार के ऊपर। और इन्हीं कुछ परिस्थितियों में फिर उभरता है मुसोलिनी। ठीक है, तो मुसोलिनी फिर जो है तो एक व्यवस्था लेकर आता है इटली में, जिसे कि हम फासीवाद के नाम से जानते हैं। एक दल है हालांकि, और इसी व्यवस्था के तहत मुसोलिनी जो है, जब वहां पर तानाशाह के रूप में स्थापित होता है, तो कई सारे वो फिर सुधार भी करता है और इटली को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर कर वो सामने लेकर आ जाता है। तो अब बात करते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ में आया थोड़ा बहुत आपसे, कि हम बात कर रहे थे इटली के एकीकरण से लेकर के, और फिर जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ क्या चीजें वहां पर रखी गई थी, और उसके बाद आप जानते हैं। अब बात करते हैं फांसीवाद की, कि फांसीवाद एक्चुअली में है क्या। हालांकि फांसीवाद या नाजीवाद की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ठीक है, अब इन्हीं तानाशाहों के द्वारा, चाहे वो बेनिटो मुसोलिनी हो, चाहे वो एडोल्फ हिटलर हो, इन्हीं के कार्य सिद्धांतों में हमें इनकी विचारधारा की झलक देखने मिलती है। अगर मैं बात करूं इस फांसीवाद की, तो फांसीवाद अंग्रेजी भाषा के शब्द फासिस्ट से बना है। हालांकि फासिस्ट शब्द का उदय जो है वो आपके लैटिन भाषा के शब्द फैसियो से हुआ है। ठीक है, फैसियो से। अब कहा जाता है कि जो प्राचीन रोमन साम्राज्य था, प्राचीन रोमन साम्राज्य में एक छड़ियों का एक बंडल होता था, एक गुच्छा होता था, उस गुच्छे को फेसिस बोलते थे, फेसिस। और यही जो फेसिस था उस रोमन साम्राज्य का एक प्रतीक चिन्ह समझा जाता था, और यह प्रतीक चिन्ह जो है उस राज्य की शांति व्यवस्था व अनुशासन का भी प्रतीक था। और कालांतर में इसी को अडॉप्ट किया आपके बेनिटो मुसोलिनी ने। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें फांसीवाद के संदर्भ में। लेकिन फांसीवाद का सिद्धांत क्या था, और इसी सिद्धांत से परिभाषित होता है मुसोलिनी की विचारधारा, जिसको हम फांसीवाद के नाम से जानते हैं। अब इसके कार्य व्यवहार में इसके सिद्धांत हमें दिखलाई पड़ते हैं। जैसे बेनिटो मुसोलिनी एक सर्वसत्तावादी राज्य का समर्थक था, गणतंत्र का वो घोर विरोधी था। यहां तक कि वो गणतंत्र को या गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को वो मूर्खों की सभा बोला करता था। ठीक है, उसका मानना था कि एक देश, एक पार्टी और एक नेता। ठीक है, एक ऐसा शासन व्यवस्था स्थापित की जाए उस देश में कि वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी हो। ठीक है, और उसी की सत्ता स्थापित हो। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि सर्वसत्तावादी राज्य की स्थापना पर बल देता है बेनिटो मुसोलिनी। ठीक है, फिर दूसरा है कि वो व्यक्तिवाद की स्वतंत्रता पर उतना जोर नहीं देता है। जो फांसीवादी विचारधारा है, उनका मत है कि अगर राज्य का हित जो है वो सर्वोपरि है, व्यक्ति के हित को अगर दबाया जाए, अगर राज्य का हित जो है वो सर्वोपरि होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति के हित या व्यक्ति की स्वतंत्रता उच्च मानी जाए या राज्य की स्वतंत्रता, तो हमेशा वो किसको सर्वोपरि मानता है, राज्य को मानता है। ठीक है, इसी प्रकार से वो साम्यवाद का भी विरोध करता है। तो कुल मिलाकर के उसके जो सिद्धांत है, यही सिद्धांत फांसीवाद को डिफाइन करते हैं। फिर बात करें कि इसके उदय के कारण क्या थे, तो उदय के कारणों में हमने देखा कि जो पेरिस शांति सम्मेलन में जो इटली के साथ जो उसका अपमान किया गया। ठीक है, और साथ ही साथ जो इटली की आर्थिक व्यवस्था का तंगहाली में होना, साथ ही वहां के जो राजनीतिक दल थे उन राजनीतिक दलों में एक मत ना होना, तो ये बहुत सारे विभिन्न कारण हमें दिखलाई पड़ते हैं। और इन्हीं परिस्थितियों के फलस्वरूप इटली में क्या है, मुसोलिनी का या फांसीवाद का उदय होता है। चलिए अब बात करते हैं कि मुसोलिनी के बारे में थोड़ा सा, है ना, कि मुसोलिनी एक व्यक्तित्व के रूप में। अब आपको पता है कि बेनिटो मुसोलिनी, जिसे कि हम फांसीवाद का जनक मानते हैं, उसका जन्म जो है 1883 में उत्तरी रोम में एक गांव है रोमानिया, उस गांव में होता है। इसके पिता एक जुलाहा का काम करते हैं, जुलाहा का कार्य करते हैं।
लेकिन इनके पिता जो है वो समाजवादी विचारधारा से काफी प्रभावित होते हैं और इसी समाजवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ता है बेनिटो मुसोलिनी पर। क्योंकि अपनी आरंभिक शिक्षा ये इटली में ही पूर्ण करता है और आरंभिक शिक्षा के उपरांत उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए ये स्विट्जरलैंड चला जाता है। लेकिन अपनी अध्ययनरत अवधि के दौरान ही इस पर, चूंकि मैंने आपको बताया कि समाजवादी विचारधारा का प्रभाव अपने पिता के कारण था, तो जो भी स्विट्जरलैंड में जो भी मजदूर संगठन थे उन संगठनों में ये जो है तो एक पुस्तकें लिखा करता था। कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि ब्लॉग्स जो होते हैं उनका लेखन ये किया करता था। तो जिसके कारण वहां पर भी अब मजदूर जो है संगठित होने लगे स्विट्जरलैंड में भी, और इस विद्रोह ना भड़कने पाए तो स्विट्जरलैंड की सरकार ने क्या किया, बेनिटो मुसोलिनी को वहां से निष्कासित कर दिया कि आपको देश छोड़ करके जाना पड़ेगा क्योंकि आप हमारे देश के मजदूरों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बेनिटो मुसोलिनी जो है स्विट्जरलैंड से वापस आए और इटली में, हालांकि इटली में भी आकर उन्होंने वही काम किया। ठीक है, और लगभग उन्होंने भी जो है तो अपना संपादन का काम चालू रखना, लिखने का काम चालू रखा और लगभग 1908 में इटली की सरकार ने इन पर किसानों के विद्रोह के खिलाफ, किसानों पर जो किसानों के द्वारा विद्रोह भड़काया जा रहा था इटली में, उसका दोष किस पर रख दिया, मुसोलिनी पर, और मुसोलिनी को कैद की सजा सुना दी। ठीक है, अब मुसोलिनी कैद में रहे कुछ समयावधि के लिए। इसके बाद जब वो छूट कर आए तो पुनः वो अपने प्रकाशन के क्षेत्र में लग गए और उन्होंने एक अवंती नामक पत्रिका जो है समाजवादी पत्रिका को छापना प्रारंभ कर दिया। अब इसके बाद होता क्या है, लगभग अब आप मान के चलिए कि अब आता है समय प्रथम विश्व युद्ध का। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय, चूंकि ये समाजवाद के प्रबल समर्थक थे, ठीक है, बेनिटो मुसोलिनी, तो ये क्रांति जब ये शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने से पहले आपको पता है कि इटली जो है तो मित्र राष्ट्रों की ओर से या इस युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ था। लेकिन बेनिटो मुसोलिनी ने अपने लेखन कला के माध्यम से वहां की सरकार को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए मनवा लिया। ठीक है, उनके ऐसे कथन थे कि अगर हम जो है तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से सम्मिलित होते हैं, अगर हम जीतते हैं तो इटली का ये उद्धार होगा, ये इस क्षेत्र में सुधार होगा। तो ऐसा कुछ जब उन्होंने लिखा, तो जब जनता की भी मांग हुई कि हाँ इस विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से सम्मिलित हुआ जाए, तो वहां की सरकार ने फिर ये निश्चय किया कि हमें भी मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल होना चाहिए। और फिर लंदन की गुप्त संधि हुई 1915 में, और तब जाकर के इटली जो है सम्मिलित होता है। तो अब मुसोलिनी भी इटली की तरफ से जो है तो सेना में भर्ती होते हैं और लड़ने के लिए जाते हैं, और काफी साहसी व्यक्तित्व होता है इनका, और इसीलिए इनको जो है तो उस विश्व युद्ध के उपरांत कारपोरल की भी उपाधि दी जाती है। ठीक है, अब बात होती है कि इटली में अब चूंकि उस समय पर साम्यवाद का प्रसार कुछ ज्यादा हो रखा था, रूस में तो था ही, साथ में यूरोप के अन्य क्षेत्रों पर भी हो रखा था। तो इटली में होता क्या है कि जो साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वो मजदूरों को लेकर के और विद्रोह करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो है तो उनकी योजना जो है सफल नहीं होती है। और मुसोलिनी सोचता है कि क्यों ना एक ऐसे दल की स्थापना की जाए जो आगे चल करके इस सर्वसत्तात्मक राज्य की स्थापना करे, और एक दल, एक नेता के रूप में हम चल करके आगे जो है इस इटली के शासन तंत्र की नींव रखें। अब होता क्या है कि अब धीरे धीरे अब जब प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है, तो मुसोलिनी जो है अब जो है अपनी पार्टी की स्थापना करते हैं और अपनी पार्टी का नाम रखते हैं फांसी पार्टी। ठीक है, हालांकि प्रारंभ में लगभग 1920 तक की मैं बात करूं तो फांसी पार्टी का वर्चस्व इटली में इतना ज्यादा थी नहीं, उनके विचारधारा को मानने वाले उनके समर्थकों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन लगभग जैसे जैसे समय बीता और 1922 का समय आता है, 1922 के आसपास इस फांसीवादी विचारधारा के समर्थकों की संख्या बढ़कर लगभग 3 लाख हो गई। अब जब इतनी बड़ी संख्या में समर्थक हो गए तो इन्होंने इसको एक उपयुक्त अवसर माना, और उपयुक्त अवसर मानने के उपरांत इन्होंने एक इटली में एक स्थान है वहां पर एक अधिवेशन बुलाया, और अधिवेशन बुलाने के उपरांत उन्होंने लगभग उनके 5
50,000 समर्थक उस अधिवेशन में उपस्थित हुए, तो उन्होंने अपनी गणतंत्रात्मक चूंकि शासन व्यवस्था चालू ही थी और वहां पर एक सम्राट भी थे, तो सम्राट को उन्होंने अपनी कुछ मांगे प्रस्तुत की, जैसे कि इटली के मंत्रिमंडल में इस फांसीवादी दल के भी कुछ मेंबर्स को आप शामिल करो, ठीक है, और साथ में जो है कि इटली की जो विदेश नीति है उसको आप स्पष्ट करिए और त्वरित जो है आप चुनाव कराने की घोषणा करिए। तो जब ये मांगे की जाती हैं मुसोलिनी के द्वारा, तो उनसे एक समयावधि भी उनको दिया जाता है कि आपको इतने समय के अंदर हमारी मांगों को मानना है, नहीं तो हम विद्रोह कर देंगे। तो जो वहां के सम्राट होते हैं विक्टर इमैनुअल सेकंड द्वितीय, तो उसकी मांगों को वो खारिज कर देते हैं, नहीं मानते हैं। तब मुसोलिनी जो है अपने समर्थकों के साथ इटली की राजधानी रोम में जो है विद्रोह कर देते हैं और काफी सारी सरकारी संस्थाओं पर अपना कब्जा स्थापित कर लेते हैं, और इसी घटना से भयभीत होते हैं वहां के सम्राट, और लगभग अक्टूबर 1922 में 30 अक्टूबर 1922 को बेनिटो मुसोलिनी को इटली के प्रधानमंत्री के पद का जो है तो ऑफर दिया जाता है कि आप जो है अब इटली का प्रधानमंत्री बन जाइए। तो बस इसी घटना के फलस्वरूप 31 अक्टूबर 1922 को बेनिटो मुसोलिनी इटली के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब प्रधानमंत्री के बाद वो संसद का गठन करते हैं, संसद के सदस्यों का, ठीक है, तो अपनी कार्यपालिका जो भी निर्मित करते हैं, अपनी कार्यपालिका में अपनी ही पार्टी के वफादार लोगों को वहां पर नियुक्त करते हैं, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि इटली में जो मुसोलिनी है वो एक तानाशाह के रूप में उभर कर सामने आते हैं, और जो उनका जो सिद्धांत है कि एक राज्य एक पार्टी और एक नेता, उसी सिद्धांत पर वो आगे कार्य करते हैं। अब जब मुसोलिनी सारी चीजों का कर्ता धर्ता बन गया इटली में, तो मुसोलिनी ने अपनी कुछ नीतियों को स्पष्ट किया। उन्हीं नीतियों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, और इन नीतियों के माध्यम से आप जानने का प्रयास करेंगे, आप ये जान पाएंगे कि किस प्रकार से मुसोलिनी जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी जो इटली की जो छाप जो है धूमिल हो गई थी पेरिस की संधि के फलस्वरूप, वो किस प्रकार से वो एक वैश्विक पटल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं या रखते हैं। तो ठीक है, अब बात करते हैं मुसोलिनी की नीतियों के संदर्भ में, कि उनकी नीतियों के संदर्भ में हम बात करेंगे मुसोलिनी की गृह नीति के संदर्भ में और उनकी विदेश नीति के संदर्भ में। तो भाई अगर आप किसी देश में शासन करना चाहते हैं तो उस देश की जनता का आपके पक्ष में होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो अगर जनता विद्रोह कर देगी तो आपका शासन तंत्र धरा रह जाएगा। तो सबसे पहले बेनिटो मुसोलिनी ने अपनी गृह नीति के तहत कुछ सुधार करने की आवश्यकता उनको महसूस हुई, और उन्होंने कुछ सुधार भी किए, जैसे कि एक केंद्रीय सुदृढ़ सरकार की स्थापना। मैंने बात करी थी कि सबसे पहले उन्होंने लगभग अपने इटली में के केंद्र में एक सुदृढ़ केंद्रीय सरकार की व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत उन्हीं की सरकार थी, ठीक है, और लगभग जितने भी विरोधी पार्टी के लोग थे वो सारे लोग जो हैं अब जो है तो उनको समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से एक सुदृढ़ केंद्रीय सरकार की स्थापना तो करते हैं, और साथ में इटली में कुछ सामाजिक सुधार भी करते हैं, आर्थिक सुधार करते हैं। अब चूंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली की काफी जनधन की हानि हुई थी, खस्ता हालत हो चुकी थी वहां की अर्थव्यवस्था, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ये चारों तरफ वहां थी। तो सबसे पहले इटली जो बेनिटो मुसोलिनी ने क्या किया कि उन्होंने अपने राज्य का जो व्यय है उस व्यय को उन्होंने कम कर दिया, और जितने भी पूंजीपति वर्ग थे जो इटली में निवास कर रहे थे उन पर करों में क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो एक समय ऐसा आता है कि वहां का जो आर्थिक असंतुलन था वो अब क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है, ठीक है। अब बात करें कि इटली वैसे भी जो है तो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से इतना धनी देश नहीं था, फिर भी उन्होंने जो कुछ भी रिसोर्सेस थे अपने देश में उन सारे रिसोर्सेस का पता लगाया और उनका उचित रूप से इस्तेमाल भी किया, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उन्होंने किसानों की हालत में सुधार करने के लिए भी बंजर भूमि में को उपजाऊ बनाने के लिए वहां पर काफी सारे प्रयास किए, और जो है तो किसानों को उस भूमि में कार्य करने के लिए भी उनको दिया गया। अगर गरीबी को या बेरोजगारी को दूर करने के लिए उन्होंने जो है तो सार्वजनिक क्षेत्र में भी काफी सारे काम करवाए, जिसके अंतर्गत जो है सड़क निर्माण हो गया, आपका बांध निर्माण हो गया, पुल निर्माण हो गया, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले और उनकी जो है तो हालत जो है वो ठीक हो जाए। तो इस प्रकार से इटली को आर्थिक रूप से अब जो है मुसोलिनी ने सुदृढ़ कर दिया। अब शिक्षा क्षेत्र में क्या सुधार हुआ?
शिक्षा क्षेत्र में सुधार ये हुआ कि अभी तक जो है तो इटली में जो शिक्षा देने का काम किया जाता था वो धर्म के द्वारा किया जाता था, रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा दिया जाता था। लेकिन अब उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को, चूंकि अभी हम पढ़ेंगे यहाँ धार्मिक सुधार के अंतर्गत, चर्च को वहां से समाप्त कर दिया। और साथ ही साथ अब चर्च तो शिक्षा देने का काम कर ही रहा है, लेकिन मुसोलिनी ने भी वहां पर कई सारे पुस्तकालय, विद्यालय, महाविद्यालयों की स्थापना की, जिससे कि लोग वहां पर एक तकनीकी शिक्षित रूप से जो है शिक्षित हो पाए। अब धार्मिक सुधार की बात करें, धार्मिक सुधार चूंकि जो फ्रांस, जो इटली था, और इटली की कैपिटल उस समय हुआ करती थी रोम, और रोम जो है प्रमुख रूप से, आप प्राचीनतम रोमन साम्राज्य को देखिए और जो कैथोलिक धर्म, ठीक है, तो रोम पर भी जो है तो प्राचीनतम रोमन कैथोलिक धर्म या चर्च का प्रभुत्व था। तो अब सबसे पहले बेनिटो मुसोलिनी ने जो रोम के चर्च थे, जो रोम के पादरी थे, उन पादरियों से एक समझौता किया, और उस समझौते के तहत, उस समझौते का नाम दिया जाता है लेटरन समझौता। लेटरन समझौता, ठीक है, जो लगभग 1919 में 29 में हुआ था, 1929 में। इस समझौते के अंतर्गत क्या किया गया कि इटली की जो कैपिटल है वो तो रहेगी रोम, लेकिन रोम जो है अब वो पोप का स्थायी निवास नहीं होगा। उन्होंने किसको दे दिया? वेटिकन सिटी को दे दिया, और रोम को जो है तो इटली में समाहित कर लिया, ठीक है। तो जो वेटिकन सिटी है, तभी से वेटिकन सिटी, आज भी हम पढ़ते हैं कि वेटिकन सिटी जो है वो कैथोलिक जो धर्म है वो उनका एक निवास स्थान के रूप में जाना जाता है, और उसको एक स्वतंत्र घोषित भी कर दिया गया था इसी संधि के दौरान, इटली के द्वारा, ठीक है। तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं वहां पर कर दी गई। अब आप तो स्वतंत्र रहोगे, लेकिन आपके जो पादरी हैं उनको वेतन इटली की तरफ से ही दिया जाएगा। एक निर्धारित अमाउंट कर दिया गया कि प्रतिवर्ष आपको 10 करोड़ पौंड जो है आपको प्रदान किए जाएंगे आपके खर्चे वगैरह के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इस समझौते के तहत जो है अब जो है रोम ना हो करके अब वेटिकन सिटी पोप का धार्मिक स्थान या निवासी स्थान बन चुका था। तो इस प्रकार से ये कुछ गृह नीतियों के द्वारा मुसोलिनी ने इटली की अर्थव्यवस्था, वहां की सामाजिक व्यवस्था, वहां की धार्मिक व्यवस्था, वहां की राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, और अपनी स्थिति जो है वहां पर मजबूत कर दी कि ये जो जनता है ये खुश रहे, ताकि ये मेरे खिलाफ जो है विद्रोह ना कर पाए। अब इसी के अंतर्गत दूसरा पक्ष भी है, मुसोलिनी की विदेश नीति। अब विदेश नीति के अंतर्गत मुसोलिनी ने कुछ सिद्धांत अपनाए थे कि जैसे कि मुझे इटली की जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना करना है, साथ ही इटली का जो क्षेत्र है, उसका जो साम्राज्य है, उसमें मुझे विस्तार करना है। इस प्रकार की नीतियों को अपनाने के क्रम में उन्होंने अब नीतियों को क्रियान्वयन कैसे किया, ये थोड़ा सा आपको समझना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी आपको जहां ये दोनों रिलेट करते हैं एक दूसरे से। क्योंकि अभी तो ये इटली और जर्मनी जो है दोनों विपरीत दिशा में है, एक पूर्व है तो दूसरा पश्चिम, लेकिन आगे चल करके ये दोनों क्या हो जाते हैं, इनमें समझौता हो जाता है, और ये आपस में एडोल्फ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी मित्र बन जाते हैं। तो विदेश नीति के तहत जो पहला है आपका, वो मैंने लिखा है डोडिकानीज एवं रोड्स द्वीपों पर कब्जा। अब ये क्या था? अब यहां पर देखना है कि कैसे तानाशाह जो प्रवृत्ति थी बेनिटो मुसोलिनी की, वो अपने चरम बिंदु पर पहुंचती है, ठीक है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में ये आपको ध्यान में रखना है कि पेरिस शांति सम्मेलन, जर्मनी की वर्साया की संधि और राष्ट्र संघ की स्थापना, ठीक है, ये सारी चीजों को अपने दिमाग में भी स्थापित करके इन सब चीजों को पढ़ते चलना है, ठीक है। कि एक वैश्विक स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था का भी जन्म कर दिया गया है जो कि शांति, जिसका उद्देश्य था वैश्विक शांति की स्थापना करना, और युद्ध ना हो, फालतू कोई देश किसी देश पर आक्रमण ना करे, इन सब चीजों को रोकने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है। लेकिन वहां पर हमने राष्ट्र संघ की असफलता के कारणों को भी पढ़ा था, है ना, कि राष्ट्र संघ की असफलता के कौन कौन से कारण मिलते हैं। तो अब आपको यहां पर सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ जाएंगी। तो विदेश नीति के अंतर्गत पहला काम क्या करते हैं बेनिटो मुसोलिनी कि डोडिकानीज एवं रोड्स द्वीपों पर वो कब्जा कर लेते हैं। अब ये द्वीप कहां पर है, तो आपको याद करना होगा थोड़ा सा सीवर्स की संधि जो 1920 में हुई थी, मित्र राष्ट्रों ने की थी टर्की के साथ, ठीक है।
तो हुआ क्या था, हमने ये भी वहां पर जानने का प्रयास किया था कि टर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में जो वहां पर विद्रोह हुए थे, उन विद्रोहों के फलस्वरूप सीवर्स की संधि के प्रावधानों को टर्की में लागू नहीं किया जा सका, जिसके बाद 1923 में एक और संधि होती है जिसे हम लोसाने की संधि कहते हैं। ठीक है, तो जब सीवर्स की संधि हुई थी तो डोडी कानीज और ये जो रोड्स द्वीप हैं, ये पहले ये किसके प्रभाव में आते थे, इटली के प्रभाव में, लेकिन उस सीवर्स की संधि के तहत ये जो द्वीप थे किसको दे दिए गए थे, ये द्वीप दे दिए गए थे यूनान को। ठीक है, तो सीवर्स की संधि के तहत ये द्वीप किसको मिलने थे, यूनान को मिलने थे, लेकिन हमने देखा कि सीवर्स की संधि के प्रावधान लागू हुए ही नहीं, तो निश्चित तौर पर अब इन पर अधिकार यूनान का नहीं होगा। तो जब लोसाने की संधि हुई, उस लोसाने की संधि के फलस्वरूप इन दो द्वीपों पर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया इटली ने, मित्र राष्ट्रों को अपने पक्ष में करके। ठीक है, तो एक पहली ये विजय हुई थी उनकी। फिर दूसरा है कोरफी द्वीप पर कब्जा, कोरफ्यू द्वीप पर कब्जा। अब यह समझना है आपको कि जो यूनान है और अल्बानिया देश है, तो इन दोनों देशों के मध्य जो है सीमा विवाद जो है चल रहा होता है। तो उस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए राष्ट्र संघ एक आयोग का गठन करता है और उस आयोग में कुछ इटालियन सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। तो होता क्या है कि घटना घटित होती है कि यूनान की सीमा पर उन इटालियन अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है, जिससे कि इटली नाखुश होता है और वो जो है तो यूनान पर काफी सारे आर्थिक प्रतिबंध भी लगा देता है हर्जाने के तौर पर, कि मुझे आपको इतना हर्जाना देना पड़ेगा, नहीं तो मैं आप पर आक्रमण कर देता हूं। हालांकि आक्रमण करने की कोशिश तो करी, लेकिन जो मित्र राष्ट्र थे जैसे कि फ्रांस हो गया, राष्ट्रसंघ है और ब्रिटेन है, इनके हस्तक्षेप से युद्ध तो नहीं कर पाया, लेकिन अंततः उस पर एक भारी जुर्माना लगा करके और उसे जो है तो अपने अधिकार क्षेत्र में उसने ले लिया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विजय थी। और कहा जाता है कि जब कोरफ्यू द्वीप या यूनान जो है, तो जब इस मुद्दे को राष्ट्रसंघ के समक्ष लेकर के जाते हैं, तो राष्ट्रसंघ भी इस मुद्दे पर वो कुछ नहीं कर पाता और यहाँ पर प्रतीत होता है राष्ट्रसंघ की असफलता, उसकी स्थापना के उद्देश्य जो है वो यहाँ पर हमें शिथिल होते हुए दिखलाई पड़ते हैं। फिर बात करते हैं अल्बानिया से संबंध। तो अल्बानिया से संबंध हमने अभी पढ़ा कि जो यूनान और अल्बानिया के सीमा विवादों को सुलझाने के लिए ही जो है तो एक कमेटी राष्ट्रसंघ के द्वारा गठित की गई थी, जिसके उपरांत ये कोरफ्यू द्वीप पर कब्जा कर लिया गया। अब जब यूनान के कोरफ्यू द्वीप पर कब्जा हो गया, तो अब नेपोलियन जो बेनिटो मुसोलिनी है, वो है अब अल्बानिया की तरफ अपना नजर दौड़ाते हैं कि अल्बानिया को जो है तो मैं अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लूं। तो जब ये अल्बानिया पर आक्रमण करने जाते हैं, तो हालांकि अल्बानिया राष्ट्रसंघ और मित्र राष्ट्रों के विरोध के फलस्वरूप वहां पर भी वो आक्रमण तो नहीं कर पाते, लेकिन बाद में चल करके इटली और अल्बानिया के मध्य एक संधि होती है। और चूंकि अल्बानिया की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती उस समय पर, आर्थिक स्थिति, कि वो इटली के साथ युद्ध लड़ सके, तो उन्होंने आपस में एक संधि कर ली और उसी संधि के फलस्वरूप धीरे धीरे जो है बेनिटो मुसोलिनी जो है अल्बानिया पर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, फिर बात करते हैं फ्रांस से क्या संबंध थे। तो बात करते हैं कि हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन, अच्छे संबंध तो नहीं थे, ठीक है, लेकिन 1933 तक लगभग उनके संबंध जो है मित्रवत बन चुके थे। तो अब जो समझना है आपको कि फ्रांस से अभी जो उनके संबंध हैं वो काफी अच्छे थे। फ्रांस से हैं तो निश्चित तौर पर वो ब्रिटेन से भी होंगे, क्योंकि ये एक गुट ही बना हुआ था ये मित्र राष्ट्रों का। तो लगभग 1933 तक जो है इनके संबंध कैसे बने रहे, बहुत अच्छे बने रहे। ठीक है, क्यों बने रहे ये भी आपको थोड़ा सा समझना है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपको कि अबिसिनिया पर आक्रमण। अबिसिनिया पर आक्रमण कब करते हैं, ये 1935 में किया जाता है बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा। क्योंकि अबिसिनिया जो है उसको एक ये देखते हैं कि अगर मैं इसको अपना कॉलोनी बना लूं, अपना उपनिवेश बना लूं, तो ये इटली के लिए बहुत फायदेमंद होगा और साथ में इटली का जो विस्तार है वो पूरा भूमध्य सागर तक फैल जाएगा। ठीक है, ये तो सोचते थे कि ये जो भूमध्य सागर है वो भी इटली का ही पार्ट है, इसको वो इटालियन लेक के नाम से भी संबोधित करते थे। तो अबिसिनिया पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो इस बात का विरोध जो है मित्र राष्ट्रों के द्वारा किया गया। अब आपको समझने का प्रयास यहां पर क्या करना है, ये जो मैंने वहां पर बताया कि फ्रांस से संबंध अच्छे क्यों थे, उसका भी एक कारण आपको जर्मनी में जब नाजीवाद के बारे में पढ़ेंगे तो यहां पर आप देखिए ऑस्ट्रिया अधिग्रहण का प्रयास किया गया था
एडोल्फ हिटलर के द्वारा। तो जब यहाँ पर उन्होंने ऑस्ट्रिया को पर कब्जा करने का प्रयास किया था हिटलर ने, तो इस कार्य का विरोध किया गया था इटली के द्वारा। तो इटली भी कर रहा है, फ्रांस भी कर रहा है और साथ में ब्रिटेन भी कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उनकी मित्रता जो है बनी होगी। लेकिन अब हुआ क्या कि जब इटली ने अबिसीनिया पर आक्रमण कर दिया 1935 में, तो अबिसीनिया पर आक्रमण करने के उपरांत जो मित्र राष्ट्र जो अभी तक उसका पक्ष रखते थे, अब वो उसके विरोधी धीरे धीरे होने लगे, क्योंकि उन्होंने इटली के इस कार्य को जो है पसंद नहीं किया। ठीक है, और बाद में ये मुद्दा राष्ट्रसंघ में भी गया, लेकिन राष्ट्रसंघ में पर यह मुद्दा जाने के बावजूद भी इटली ने अपना आधिपत्य जो है वहां से नहीं हटाया, मतलब अबिसीनिया पर ही वो जमा रहा, और यहां पर भी हमें राष्ट्रसंघ की असफलता जो है दिखलाई पड़ती है। अब जब अबिसीनिया पर आक्रमण किया, तो इसकी घटना का विरोध कौन कर रहा है? मित्र राष्ट्र, जो अभी तक इसके मित्र थे, जैसे कि फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन्होंने विरोध किया अबिसीनिया पर आक्रमण की घटना का। लेकिन इस घटना का सपोर्ट कौन करता है? जर्मनी के एडोल्फ हिटलर, और साथ में इन्होंने बेनिटो मुसोलिनी को काफी सारी आर्थिक मदद भी दी। नहीं, आपने ये जो काम किया है अबिसीनिया पर आक्रमण, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। मतलब कि वैश्विक स्तर पर मित्र राष्ट्रों की तरफ से विरोध किया जा रहा है, और जबकि जर्मनी की तरफ से उनको सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस घटना के बाद जो है मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर जो है ये दोनों आपस में नजदीक आते हैं, और धीरे धीरे इनके मध्य मित्रवत संबंध बन जाते हैं। अब अबिसीनिया के बाद मैंने बताया कि मित्र होने का फर्ज निभाया जर्मनी ने, तो इसी के बाद देखिए एक रोम बर्लिन धुरी का निर्माण होता है एक साल उपरांत 1936 में। रोम मतलब रोम कैपिटल है इटली की, और बर्लिन जो है वो जर्मनी। तो इसके बाद इस घटना के उपरांत जो है मुसोलिनी और हिटलर के मध्य एक संधि होती है कि हम दोनों जो है आज से आपस में दोस्त होंगे। ठीक है, इस प्रकार से दोनों के मध्य एक संधि होने के बाद ये रोम और बर्लिन धुरी जो है गठित हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद थोड़ा सा रखना है। इसके बाद बात करते हैं स्पेन से कैसे संबंधित है इटली के। तो 1936 में ही होता क्या है, अब चूंकि स्पेन में भी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली चल रही होती है, लेकिन वहां पर भी भ्रष्टाचार का बहुत बोलबाला था, जिससे कि वहां पर जितने भी पार्टी के लोग थे, मतलब अनेकों दल थे वहां पे राजनीतिक, उन दलों में परस्पर जो है संघर्ष चल रहा होता है। और चूंकि अब स्पेन ज्यादा दूर तो है नहीं, इटली के पास में ही है स्पेन, तो स्पेन में भी जो है तो फांसी दल के जो एक प्रमुख नेता है जनरल फ्रैंको, तो जनरल फ्रैंको अब हेल्प मांगते हैं किससे? बेनिटो मुसोलिनी से। क्योंकि यहाँ बेनिटो मुसोलिनी फांसीवाद का जनक है, और फांसीवाद का जो दल है स्पेन में, उसके प्रधान कौन है? जनरल फ्रैंको। तो अब मुसोलिनी की मदद के द्वारा जनरल फ्रैंको की सरकार स्थापित होती है, फांसीवादी सरकार स्थापित होती है स्पेन में भी। और चूंकि मुसोलिनी मदद करते हैं, तो उसकी बात का समर्थन कौन करता है? एडोल्फ हिटलर, मतलब कि जर्मनी भी करता है। तो अब स्पेन से भी उनके संबंध काफी अच्छे मित्रवत बन चुके हैं, क्योंकि वहां पर भी उन्हीं की सरकार स्थापित हो चुकी है। अब बात करते हैं, एक है फौलादी समझौता। फौलादी समझौता मतलब अब ये कैसे फौलादी बना? ये समझौता हुआ इटली और जर्मनी के मध्य 1934 में। फौलादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों देशों के मध्य इस समझौते के तहत ये करार हुआ कि अगर इटली पर कोई देश आक्रमण करता है तो जर्मनी इटली की सहायता करेगा, या कोई भी राष्ट्र जो है जर्मनी पर आक्रमण करता है तो इटली जर्मनी की सहायता करेगा। अब इस करार के माध्यम से जो है, इसीलिए इसको एक फौलादी समझौता कहा जाता है। और इसी करार के माध्यम से जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया 1 सितंबर 1949 को, हालांकि तो शुरुआत में ही तो इटली ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन 1940 में इसी करार के तहत इटली जो है जर्मनी की तरफ से जो है मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है बेनिटो मुसोलिनी, या बात करें इटली की, तो आपको पता है परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध का होता क्या है? इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय होती है, जर्मनी, जापान, और ये जो टोक्यो, बर्लिन और रोम धुरी है वो तहस नहस हो जाती है। और इसके बाद फिर वहां पर इटली में अराजकता का माहौल स्थापित हो जाता है, और जनता पूरा दोष किस पर थोपती है? इसी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी पर। और तद उपरांत अप्रैल 1945 को मुसोलिनी को वहां की जनता के द्वारा मृत्युदंड दे दिया जाता है। ठीक है,
तो इस प्रकार आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा किस प्रकार इटली में फासीवाद का उदय हुआ और धीरे धीरे एक गांव में पैदा हुआ बच्चा, ठीक है, वो एक इटली का तानाशाह के रूप में उभर कर सामने आता है और उसके ये जो सारे आक्रमण हैं, जो समझौते हैं, जो विभिन्न देशों से संबंध हैं, इन्हीं संबंधों के कारण एक ऐसी पृष्ठभूमि जन्म लेती है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनती है। ठीक है, हमने वहां पर एक कारण हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में कि तानाशाहों का उत्कर्ष, और उन तानाशाहों में आपका नाम आता है बेनिटो मुसोलिनी का और एडोल्फ हिटलर का। तो किस प्रकार उत्कर्ष हुआ बेनिटो मुसोलिनी का, हमने यहाँ पर ये जानने का प्रयास किया है। अगर इतनी घटना से आपने थोड़ा सा भी अगर अपने दिमाग में विचारों के माध्यम से एक इमेज बनाया होगा, ठीक है, तो आप निश्चित तौर पर इसको आप द्वितीय विश्व युद्ध से आप जोड़ पाओगे। ठीक है, तो ये तो बात थी बेनिटो मुसोलिनी की गृह नीति और उसकी विदेश नीति के तहत। अब बात करते हैं हम जर्मनी में नाजीवाद का उदय। तो जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? उसके नेतृत्वकर्ता थे एडोल्फ हिटलर। ठीक है, अब बात करें जर्मनी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में कि जर्मनी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। हमने बात की थी कि इटली के बारे में भी कि लगभग 1871 में इटली का एकीकरण हुआ और उसी समय लगभग जर्मनी का भी एकीकरण हुआ। लेकिन ठीक है, वो बहुत बात की बात है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध तो आपने देखा होगा, उसकी घटनाओं को पढ़ा होगा, वीडियो हम कर चुके हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ हुआ क्या था? ठीक है, ये भी आपको पता है कि जो वर्साया की संधि थी वो एक आरोपित संधि थी, एक अपमानजनक संधि जो है उस पर जबरदस्ती लाद दी गई थी। ठीक है, अब चूंकि हमने ये भी पढ़ा था कि वहां के जो सम्राट थे विलियम कैसर, जब इस पेरिस शांति सम्मेलन में उनको बुलाया गया कि आपको इस संधि पर, वर्साया की ये जो संधि है इस पर आपको साइन करना है, तो उन्होंने साइन करने से मना कर दिया और अपने पद को त्याग दिया था। ठीक है, और पद को त्यागने के उपरांत हर एबर्ट महोदय को के नेतृत्व में वहां पर एक लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। फिर वहां पर संसद के चुनाव हुए और चुनाव के उपरांत संसद का जो पहला अधिवेशन रखा गया वो एक वाइमर नामक स्थान पर किया गया, संसद का पहला अधिवेशन। इसीलिए जर्मनी को हम एक वाइमर गणतंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन जो जर्मनी में जो परिस्थितियां निर्मित हुई, अब आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जर्मनी की भी हालत इतनी सुदृढ़ तो थी नहीं ना, क्योंकि हर देश को वहां पर हानि उठानी पड़ी, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र की हानि हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र की हानि हो। इसी प्रकार से ये हानि तो जर्मनी को भी उठानी पड़ी, लेकिन उसके ऊपर वर्साय की संधि के जो कड़े प्रावधान रखे गए, उन प्रावधानों के कारण जो जर्मनी की व्यवस्था थी वो उठ रही ही नहीं थी। ठीक है, वहां पर भी अराजकता, गरीबी, बेरोजगारी, हिंसा जैसी चीजें जो हैं वो आम हो चुकी थी। तो ये जो गणतंत्रात्मक शासन पद्धति वहां पर स्थापित की गई, ये भी जर्मनी में शांति व्यवस्था लागू करने में सफल नहीं हो पाई। और इन्हीं सब परिस्थितियों का लाभ उठाता है एक व्यक्ति जिसका नाम है एडोल्फ हिटलर, और कालांतर में चल करके वो जर्मनी में एक नाजी दल की स्थापना करता है और बाद में एक तानाशाह के रूप में उभर कर सामने आता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये सब सारी परिस्थितियां आपको थोड़ा बहुत पता है अगर आपने प्रथम विश्व युद्ध को देखा है। अब बात करते हैं कि हिटलर का उत्कर्ष कैसे हुआ। ठीक है, हिटलर का जन्म 1889 में जो है तो ऑस्ट्रिया के ब्रोनो शहर में हुआ था। आपको जानकर थोड़ा सा अजीब होगा, हम पढ़ तो जर्मनी में रहे, लेकिन जो हिटलर है उसका जन्म कहां हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के एक ब्रोनो नामक स्थान पर हुआ था। तो जब अपने बाल्यावस्था का जीवन जी रहा होता है एडोल्फ हिटलर, तो वह एक बहुत अच्छा चित्रकार भी होता है और वो भविष्य में जो है पेशेवर के रूप में एक चित्रकार का ही व्यवसाय करना चाहता है। लेकिन अब चूंकि चित्रकारी के लिए जैसे कि एजुकेशन होना चाहिए, है ना, आपको किसी कला अकादमी में जाना करके वहां पर डिग्री वगैरह लेना पड़ता है, तो इसीलिए वह जो है वियना की एक शाही कला अकादमी में जो है एडमिशन लेने के लिए गया, लेकिन वहां पर उस अकादमी में उसको एडमिशन नहीं मिला, भगा दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये शाही अकादमी है, तो यहाँ पर सिर्फ अमीरों के, बड़े बड़े जो पूंजीपति सामंत वर्ग हैं, इनके ही पुत्रों को यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। तो इस प्रकार से वो एक उपेक्षा का शिकार होता है और वहीं से उसके मन में जो है तो इस समाज के प्रति जो वहां पर यहूदी समाजों का प्रभुत्व था, उससे जो है वो उसका मन जो है भर गया कि मैं अब जो है तो चलता हूं और एक समय पर एक ऐसा शासक बनूंगा
ऐसी ताकत प्राप्त करूंगा जिसके बाद में मैं सारी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दूंगा। ठीक है, फिर वो ऑस्ट्रिया से भाग करके कहां आता है, जर्मनी आता है, और जर्मनी में लगभग वो भी एक सैनिक वृत्ति में शामिल हो जाता है। ठीक है, और उसी समय जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेता है, और जर्मनी की पराजय आपको पता है, और उस पर जो थोपी गई अपमानित संधि थी, वर्साय की संधि, उसके प्रावधानों को भी पता है। ठीक है, तो जर्मनी में जब सैनिक के रूप में ये प्रथम विश्व युद्ध में भर्ती होते हैं एडोल्फ हिटलर, तो ये भी बहुत साहसी पराक्रमी होते हैं। ठीक है, और उनके द्वारा लड़े गए मोर्चों पर युद्धों के कारण ही उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की ओर से एक आयरन क्रॉस सम्मान दिया जाता है। तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं एडोल्फ हिटलर। अब जो है उनकी पूरी वफादारी जर्मनी के प्रति थी। ठीक है, तो जो जर्मनी की में जो के साथ जो मित्र राष्ट्रों ने वर्साय की संधि करी, और उस संधि के कड़े प्रावधानों से जो है नेपोलियन का दिल भी लगभग वो भी स्वयं को अपमानित महसूस करने लगा था। अब इसी क्रम में हुआ क्या कि नेपोलियन को म्यूनिख में एक गुप्तचर विभाग में सम्मिलित किया गया कि आप जाइए और म्यूनिख में जाकर के रहिए। तभी उन्हें पता लगता है कि कुछ 5-6 लोगों का एक दल है, जिसे कि उस समय पर जर्मन श्रमिक दल के नाम से जाना जाता था। तो एक क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित की जाती हैं इनके द्वारा। तो कालांतर में एडोल्फ हिटलर भी जो है तो उस दल का सदस्य बन जाते हैं, और बनने के उपरांत धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था कायम होती है उस दल में कि एडोल्फ हिटलर जो है उस दल के जो है मेंबर नहीं, प्रधान बन जाते हैं, और साथ ही उस दल का नाम बदलकर वो राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रमिक दल कर देते हैं, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है नाजी दल के रूप में। ठीक है, नाजी दल की विचारधारा भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई है। लगभग जो सिद्धांत फासीवाद में मिलते हैं, हालांकि दोनों में थोड़ा बहुत अंतर हमें देखने मिलता है। जैसे कि यहाँ पर भी सर्वसत्तावादी राज्य की स्थापना पर ही बल देते हैं। जैसे कि बेनिटो मुसोलिनी हैं, वो कहते हैं कि एक राज्य, एक पार्टी और एक नेता, जिससे कि और उस नेता पर ही वो सारी शक्तियां विद्यमान हो। वो व्यक्तिवाद को नहीं मानते, वो पूंजीवाद को नहीं मानते, वो साम्यवाद को नहीं मानते। ठीक है, इसी प्रकार से हिटलर भी थे कि वो, उनका भी मत यही था कि एक ही देश में एक पार्टी हो और एक पार्टी का एक ही नेता हो जो सर्वशक्ति मान हो, जो सारे निर्णय स्वयं ले सकता हो। ठीक है, तो इसी प्रकार करके वो पार्टी जो थी, राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रमिक दल की स्थापना की गई एडोल्फ हिटलर के द्वारा। हालांकि वो पुरानी पार्टी थी, लेकिन उसका नाम बदला गया, और उसी को जो है नाजी दल कहा जाता है। अब इसके बाद चूंकि नाजी दल का भी प्रारंभ में कोई इतना बड़ा प्रभाव तो था नहीं, तो लगभग 1928 तक उसकी जो संख्या है वो बहुत कम थी। लेकिन थोड़ा सा उससे मैं पहले बात करूं कि जब इन्होंने नाजी पार्टी की स्थापना की, तो अपनी पार्टी के कुछ इन्होंने सिद्धांत दिए, है ना। जैसे होता है ना कि कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, तो जब भी वो चुनाव लड़ते हैं तो अपना एक मैनिफेस्टो जारी करते हैं, है ना, कि हम कौन कौन से आगे चल करके काम करेंगे। तो उस दल ने भी अपने एक मैनिफेस्टो जारी किया, और उसमें कुछ बिंदु लिखा, जैसे कि आने वाले समय में यह दल जो है वो वर्साया की संधि के सारे प्रावधानों को समाप्त कर देगा या नहीं मानेगा। साथ ही जर्मनी के से जितने भी क्षेत्र छीन लिए गए थे वो क्षेत्रों की पुनः प्राप्ति करेगा। जर्मनी जो है अपना सैन्यीकरण पर विशेष बल देगा, शिक्षा पर विशेष बल देगा। इस प्रकार से नाजी दल ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसके मैनिफेस्टो के कारण वहां की जनता पर इसका काफी प्रभाव पड़ा। हालांकि जो उसका व्यक्तित्व है हिटलर का, वो अपने आप में प्रसिद्धि प्राप्त था। वो इतना कहा जाता है कि वो इतना अच्छा वक्ता था कि वह जब सभाओं में, भाषणों में बोलता था तो वहां की जनता को वो आत्ममुग्ध कर लेता था। ठीक है, तो जब ये सिद्धांत उसने अपनी पार्टी के दिए तो वहां की जनता काफी प्रभावित भी हुई। और फिर बाद में जो है तो 1923 में किसानों का एक विद्रोह होता है, क्योंकि वहां पर एक ल्यूडेनडोर्फ नामक व्यक्ति के साथ मिल करके और ये जो है एक विद्रोह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस विद्रोह का पता चल जाने के कारण इन्हें जो है जेल में डाल दिया जाता है, एडोल्फ हिटलर को। और उसी जेल में लगभग 6 साल की सजा होती है। लेकिन उसी जेल में रहने के उपरांत वो लगभग 6 माह रहते हैं, और उसी जेल में रहने के उपरांत उन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक मेरा संघर्ष उसको लिखा,
और कहा जाता है कि उसी पुस्तक में उन्होंने अपने आगामी विचारों को प्रस्तुत किया कि अगर मैं इस सत्ता पर बैठता हूं तो मेरे द्वारा कौन कौन से कार्य आगे किए जाएंगे। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जेल में ही उन्होंने मेरा संघर्ष नामक पुस्तक लिखी। फिर 1928 की बात है कि वहां पर जब चुनाव लड़े जाते हैं तो उस चुनाव में इस नाजी दल को ज्यादा बहुमत प्राप्त नहीं होता, मात्र 15 सीटें प्राप्त होती हैं। लेकिन जब 1930 का जो वहां पर प्रेसिडेंट चुनाव होता है जर्मनी में, ठीक है, और जर्मनी में एक तरफ हिंडनबर्ग खड़े होते हैं और दूसरी तरफ खड़े होते हैं एडोल्फ हिटलर। तो उस राष्ट्रपति के चुनाव में भी हालांकि हिटलर हार जाते हैं, हिंडनबर्ग जो है तो जर्मनी के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है उसका उत्कर्ष, उसका प्रभाव जर्मनी की जनता पर बहुत पड़ता है। 1930 में ही वहां के संसद के भी चुनाव होते हैं और उस चुनाव के फलस्वरूप लगभग 280 सीटें प्राप्त करती हैं जर्मनी की नाजी पार्टी। और जर्मनी के संविधान के तहत वहां की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसी पार्टी के प्रमुख को वहां का चांसलर नियुक्त किया जाता है। चांसलर मतलब कि वहां का प्रधानमंत्री। अब जब जर्मनी का चांसलर बन चुका है आपका एडोल्फ हिटलर, तो धीरे धीरे होता क्या है कि वो भी सारी शक्तियां जो है अपने अपने पार्टी में ही निहित करते जाते हैं। अब यहाँ पर उनके द्वारा अपनाई गई दो नीतियों को आपको समझना बड़ा जरूरी है। एक है गृह नीति, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा जब वो चांसलर बनते हैं, चांसलर बनने के उपरांत उन्होंने कौन कौन से काम किए। तो एक है आपका गृह नीति, गृह नीति के अंतर्गत समझना है, और दूसरा है आपका विदेश नीति। तो विदेश नीति के तहत कौन कौन से काम किए। तो गृह नीति की बात करें कि सर्वसत्तावादी राज्य की स्थापना पर बल दिया, जैसा कि हमने यहाँ पर बात की थी बेनिटो मुसोलिनी के क्रम में। ठीक है, यहाँ पर भी उन्होंने की बात की थी कि यहाँ पर एक ऐसी सरकार की स्थापना होनी चाहिए जो कि अपने आप में ही सर्वशक्तिमान हो। उनका विरोधी दल में कोई भी विश्वास नहीं था। ठीक है, इसीलिए आगे चल करके जितने भी दल थे जर्मनी में, उन सभी दलों को उन्होंने क्या कर दिया, कहते एक कानून बना करके उन सभी दलों की मान्यताओं को समाप्त कर दिया और सिर्फ एकमात्र दल को ही राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया, वो था उनकी स्वयं की पार्टी, नाजी पार्टी। ठीक है, तो यही है सेकंड आपका, नाजी दल को मान्यता, बाकी सारे दलों को क्या कर दिया, उनकी सदस्यता को उन्होंने खारिज कर दिया। इसके बाद है यहूदी विरोधी नीति। अब चूंकि जब इनका बाल्यावस्था में, जब इनको एडमिशन नहीं मिला था वीना कला अकादमी में, शाही कला अकादमी में, तो वहां से ही यहूदियों के प्रति इनके मन में जो है तो कुंठित हो चुके थे। तो जब ये बैठते हैं, चूंकि आपको पता है कि जो एडोल्फ हिटलर है वो रक्त की शुद्धता पर बहुत बल देते हैं और उनका मानना है कि मानव सभ्यता या मानव संस्कृत का जितना भी विकास किया है उसकी आधारशिला किसने रखी, आर्यों ने रखी। और जो जर्मन है वो आर्यों के ही क्या है, संतान के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था जर्मनी की जनता को। ठीक है, तो वो जर्मनी की जनता को जो है वो ऐसा भाषणों में अपने कहते थे कि आपको भेजा गया है इस विश्व की शांति को स्थापित करने के लिए, और उनके भाषणों को सुन करके जो जनता है, उनकी जो सेना है, वो जो है उनमें जोश भर जाता था। तो यहूदी विरोधी नीतियों के बारे में मैं बात करूं तो उन्होंने लगभग जितने भी गैर जर्मन निवासी थे जर्मनी में, उन सारे निवासियों के सारे विशेषाधिकारों को उन्होंने क्या कर दिया, छीन लिया। मतलब उनकी संपत्ति हो तो उनको क्या कर दिया, सरकार के अधीन कर दिया। ठीक है, और उनको जो है जर्मनी से बाहर कर दिया। बहुत सारी यातनाएं भी दी जाती हैं। जब आप कभी पढ़ते हो एडोल्फ हिटलर के बारे में कि किस प्रकार उन्होंने यहूदियों का खात्मा किया था जर्मनी में, कहा जाता है कि उन्होंने एक मौत के कारखानों की भी स्थापना की थी कि उन यहूदियों को उन कारखानों में ले जाया जाता था और एक साथ 100, 200, 500, 1000 जो है यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। फिर नेक्स्ट है आपका कैथोलिक विरोधी नीति। अब चूंकि जर्मनी में प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च भी था और ये रोमन कैथोलिक चर्च के जो मानने वाले लोग थे, ये इन्होंने नाजी दल को मान्यता प्रदान नहीं की थी, क्योंकि इनका मानना था कि ये जो नाजी दल है, नाजी दल के जो सिद्धांत है वो कैथोलिक सिद्धांतों से मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें जो है नाजी दल को की सदस्यता नहीं लेनी चाहिए, उसको मान्यता नहीं देनी चाहिए। जब ये बात हिटलर को पता चलती है तो हिटलर जो है, तो अब आपको पता है कि उनके मन में तो है कि एक देश, एक पार्टी और एक नेता, और वही नेता सर्वशक्तिमान, और दूसरा कैथोलिक और यहूदी को तो मानना ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो उन्होंने फिर वही अपना दमनकारी चक्र चालू किया और साथ में फिर जो पोप थे वहां के, उनके साथ एक समझौता कर लिया और उस समझौते में कहा गया कि ठीक है, हम आपके काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, चर्चों के द्वारा कहा गया।
और धर्म को भी जो है राज्य के अधीन जो है कर दिया गया। तो ये बात थी। इस प्रकार जो है एडोल्फ हिटलर भी जो है तो जर्मनी में एक सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं, एक शक्ति को साधित कर चुके होते हैं। अब बात करते हैं कि एडोल्फ हिटलर के द्वारा अपनाई गई विदेश नीतियों के बारे में। ठीक है, तो विदेश नीतियों का अब चूंकि थोड़ा समझना ये है कि जर्मनी में ये जो पार्टी की स्थापना होती है इटली में फाशीवाद की, ये लगभग 1922 में ही हो जाती है, क्योंकि 1922 में मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन हिटलर कब बनते हैं? हिटलर लगभग उसके 10 साल बाद 1932 में जो है वहां के चांसलर बनते हैं, है ना। तो 10 साल बाद तो जो घटना यहाँ प्रारंभ हो चुकी है, अब वो यहाँ 10 साल बाद प्रारंभ होगी जर्मनी के राजनीतिक परिदृश्य में। तो पहली घटना है कि राष्ट्र संघ का त्याग कर दिया जाता है जर्मनी के द्वारा। हालांकि हमने ये पढ़ा था कि जब पेरिस शांति सम्मेलन में ही वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रों में से एक सूत्र था राष्ट्र संघ की स्थापना करने का प्रावधान था उसमें। और जब राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 10 जनवरी 1920 में, तो प्रारंभ में इस राष्ट्र संघ में सिर्फ विजित राष्ट्रों को जो है तो इसकी सदस्यता दी गई थी, पराजित राष्ट्रों को नहीं दी गई थी। उनमें से एक था आपका जर्मनी। लेकिन कालांतर में उसके संविधान के तहत ही ये भी प्रावधान था कि जो है तो जो वहां की सभा है, उस सभा के अगर 2/3 बहुमत अगर प्रस्ताव पारित कर दें तो किसी नए देश को या सदस्य देश को शामिल किया जा सकता है। उस आधार पर जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता मिल चुकी थी। लेकिन 1932 में हुआ क्या कि जेनेवा में एक निशस्त्रीकरण का सम्मेलन था, और उस निशस्त्रीकरण के सम्मेलन में जर्मनी ने अपने राष्ट्र संघ की सदस्यता से त्याग दिया, क्योंकि उनका कथन था कि निशस्त्रीकरण तो सिर्फ मेरा किया गया, उसके पर लगाए गए कठोर प्रतिबंधों के कारण। ठीक है, लेकिन जो फ्रांस है, जो ब्रिटेन है, इन्होंने अपना निशस्त्रीकरण तो उस सीमा तक किया ही नहीं जिस सीमा तक करना चाहिए। तो इस को आधार बना करके एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी को क्या किया, राष्ट्र संघ से अलग कर लिया। ठीक है, एक उनकी एक नीति भी है, जो कि राष्ट्र संघ से अलग क्यों किया, अगर रहते तो उसकी सीमा में हमें रहना पड़ता। अब हम उसके सदस्य है ही नहीं, तो अब हम जो चाहे मन वो कर सकते हैं। अब इसी के तहत दूसरा है जर्मन और पोलैंड पैक्ट 1934 में क्या घटना घटी। अब चूंकि एडोल्फ हिटलर जानते हैं कि जर्मनी के पूर्व में अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो सर्वशक्तिमान देश है वो है आपका राष्ट्र है, जो वो है रशिया। तो रशिया के प्रभाव को रोकने के लिए उन्होंने अपनी पूर्वी सीमा को सुरक्षित करने की बात सोची। अब पोलैंड के नजर से आप देखें तो चूंकि पोलैंड जर्मनी और रशिया के मध्य में स्थापित है, तो उसका भी सोचना था कि कोई भी आक्रमण करे लॉस तो मेरा ही होना है। तो इसलिए इन दोनों के मध्य जो है एक समझौता होता है, अनाक्रमण समझौता, कि ना तो जर्मनी पोलैंड पर करेगा, ना ही पोलैंड जर्मनी पर करेगा। तो ये 10 साल का एक अनाक्रमणकारी समझौता पोलैंड और जर्मनी के मध्य होता है। और इस समझौते से क्या है, जर्मनी अपनी पूर्वी सीमा को क्या कर देता है, सुरक्षित कर देता है। क्योंकि रूस भी जो है तो अब पोलैंड से होकर के आक्रमण जर्मनी पर नहीं कर सकता, क्योंकि जर्मनी जो है वो बंधा हुआ है समझौते के साथ। फिर नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया पर अधिग्रहण का प्रयास किया जाता है 1934 में, फिर से हिटलर के द्वारा। क्योंकि जन्म ही कहां हुआ है हिटलर का, जन्म ही ऑस्ट्रिया में हुआ है, तो वो ऑस्ट्रिया को जो है जर्मन में मिलाना चाहता है, क्योंकि उन दोनों देशों की लगभग भाषा जो है लगभग सेम है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन यह जो प्रयास है वो असफल हो जाता है। और इस प्रयास का हमने बात किया था कि फ्रांस, इटली और ब्रिटेन, इन तीनों राष्ट्रों के द्वारा जो है तो इसका विरोध किया जाता है। ठीक है, और इसी विरोध के फलस्वरूप जो है इटली की मित्रता फ्रांस और ब्रिटेन से ज्यादा बढ़ती है। और जब मित्रता ज्यादा बढ़ती है तो वो अब उन्हें विश्वास हो गया, तो ये जो मेरे मित्र हैं जो शक्तिशाली हैं, अब मुझे कौन रोकने वाला है। तो इटली क्या कर देता है, अबिसिनिया पर आक्रमण कर देता है। लेकिन अबिसिनिया के आक्रमण को विरोध कौन करता है, वही मित्र राष्ट्र, और सपोर्ट कौन करता है, एडोल्फ हिटलर। तो यहां पर हुआ क्या कि इस घटना के बाद हुआ ये कि जब सपोर्ट किया तो अब इटली जो है वो जर्मनी के नजदीक आने लगे। ठीक, अब दोनों मित्र हो गए थे। अब जो 14 पॉइंट है वो है सार की प्राप्ति। सार की प्राप्ति भाई 1935 में, क्यों? अब आपको पता है कि 1919 में वर्साया की संधि में एक प्रावधान था कि जो फ्रांस का जो सार कोयला क्षेत्र है, वो कोयला क्षेत्र किसको दे दिया गया था, फ्रांस को दे दिया गया था 15 वर्षों के लिए। और बाद ये भी कहा गया था कि 15 वर्षों के बाद एक जनमत संग्रह होगा
और सारे क्षेत्र की जनता यह निर्धारित करेगी कि उन्हें किस ओर जाना है, फ्रांस की तरफ या जर्मनी की तरफ। तो जब जनमत संग्रह हुआ तो जर्मनी की वहां की जनता ने किसके पक्ष में अपना मत दिया, जर्मनी के पक्ष में। तो 1935 में ये जो सारे क्षेत्र था इसकी भी प्राप्ति हो चुकी है अब जर्मनी को, और ये एक खनिज बहुल क्षेत्र था, ठीक है। अब इन्हीं खनिजों के माध्यम से जर्मनी की औद्योगिक जो गतिविधियां हैं वो संचालित होती हैं, ठीक है। अपने सारे संसाधन जो है खनिज संसाधन वो अब उन्हीं उद्योगों में अपनी आवश्यक वस्तुओं को बनाने में वो लगाते हैं, जिससे कि वहां की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो चलती है। अब ध्यान ये देना है कि अब जो है इटली उसका मित्र बन चुका है, तो अब पोलैंड भी है, इटली भी बन चुका है। ऑस्ट्रिया तो का उस समय पर कोई ऐसा डर था नहीं, डर था फ्रांस का, डर था ब्रिटेन का, ब्रिटेन जो कि दूर थोड़े बैठे हुए हैं। तो अब क्या होता है कि अब राइन क्षेत्र का सैन्यीकरण कर दिया जाता है 1936 में हिटलर के द्वारा। राइन क्षेत्र क्या था, आपको ये भी प्रावधान मिलेगा वर्साय की संधि में कि राइन क्षेत्र में असैन्यीकरण का भी प्रावधान किया था कि जर्मनी वहां पर अपनी सेनाएं नहीं रख सकेगा और वो जो क्षेत्र होगा वो राष्ट्र संघ के अधीन माना जाएगा कि होगा। लेकिन अब हुआ क्या कि अब जो है अब यहीं से तानाशाही प्रवृत्ति चालू होती कि तुम्हें जो करना हो कर लो, अब मैं तो वहां पर अपनी सेना रखूंगा, और साथ में जो सैनिक प्रावधान रखे गए थे जर्मनी के लिए उस सैनिक प्रावधान को भी जर्मनी तोड़ देता है और अपनी सैन्य संख्या में भी वो वृद्धि करता है, और साथ ही अनिवार्य सैनिक शिक्षा जो समाप्त कर दी गई थी वर्साय संधि में वो पुनः लागू जर्मनी में कर देता है कि हर व्यक्ति को अब सैनिक शिक्षा लेना अनिवार्य होगा। अब यहां पर देखना है नेक्स्ट है आपका कि रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण। रोम बर्लिन, ये यहां पर आप देखें कि रोम बर्लिन धुरी का निर्माण तो 1936 में ही हुआ था, और 1936-37 में फिर एक धुरी और जुड़ जाती है, उसका नाम है टोक्यो। टोक्यो मतलब कि जापान। अब हमने पोलैंड को मिला लिया, पोलैंड से समझौता हुआ था जर्मनी का कि रूस अब जो है जर्मनी की ओर नहीं बढ़ पाएगा। इटली तो हो ही चुका है हमारा मित्र, तो अब हिटलर का सोचना था कि कहीं मुझे एक ऐसा और देश मेरा मित्र बन जाए जो कि रूस के प्रभाव को कम कर सके या रूस के मोर्चे को देख सके, तो निश्चित तौर पर मेरी शक्ति जो है बढ़ चुकी होगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा विजुअलाइजेशन ये कर सकते हैं कि वर्ल्ड मैप आपके सामने है और जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है, आपका रूस है और इधर जापान। तो वैसे स्थिति फ्रांस जर्मनी की क्या बनती है कि भाई वो फ्रांस भी है इधर, उधर रशिया भी लगा हुआ है, ब्रिटेन भी आ जाएगा, तो वो चारों तरफ से घिर जाता है। लेकिन यहां पर अब क्या है, जर्मनी का मित्र हो चुका है इटली और एक है बन चुका है जापान। तो जापान संभालेगा किसको, जापान संभालेगा रशिया को, और जर्मनी और इटली मिलकर संभालेंगे फ्रांस को और ब्रिटेन को। और यही दो धुरी का निर्माण होता है, एक मित्र धुरी है, दूसरा एक मित्र राष्ट्र है, दूसरा ये धुरी राष्ट्र है। धुरी मतलब कि रोम, बर्लिन, टोक्यो, इटली, जर्मनी और जापान। तो 1936 में फिर इन तीनों के मध्य एक करार होता है और उन्हीं तीनों मध्यों के मध्य क्या होते हैं, ये तीनों एक मित्र बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब जब शक्ति बढ़ चुकी है तो वो ऑस्ट्रिया पर अधिकार करके 1938 में क्या होता है, ऑस्ट्रिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। चूंकि अबिसिनिया पर आक्रमण हुआ 35 पे, और अबिसिनिया पर हुए आक्रमण को सिर्फ कौन सपोर्ट करता है, नेपोलियन बोनापार्ट, एडोल्फ हिटलर सपोर्ट करते हैं। तो अब जब उसने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण कर लिया तो उसको अपनी शक्ति का एहसास होता है, और एहसास होने के उपरांत अब उसने पुनः ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करके वहां पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब ना तो राष्ट्र संघ बोलने वाले हैं, क्योंकि उनकी तो बस कोई ऐसा प्रभाव था ही नहीं प्रारंभ से ही, वो तो सिर्फ दूसरे मित्र राष्ट्रों के स्वार्थों को पूर्ण करने का मात्र एक साधन थी। इसके बाद रूस से संधि होती है 1939 में। रूस, जिससे कि अभी तक थोड़ा सा भय था जर्मनी को, लेकिन अब जो है रूस से भी मित्रवत संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है एडोल्फ हिटलर, और ये इसमें वो कामयाब भी हो जाता है। हालांकि ये संधि काफी दिनों तक चलती नहीं है, 1939 में संधि होती है, और लगभग 1939 में हम पढ़ेंगे 1 सितंबर 1939 को प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है, और लगभग 1941 में रूस जो है, जर्मनी जो है वो रूस पर आक्रमण भी कर देता है। तो अब जब रूस से जब संधि हो चुकी है तो अब उसका मानना था कि मेरा फिर पोलैंड पर क्या काम। अब उसने जो काम किया वो था 9th जो पॉइंट है आपका, पोलैंड पर आक्रमण
तो 1939 में ही 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर जो आक्रमण किया जाता है, उसी आक्रमण के फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का क्या होता है, शुरुआत हो जाती है। अब बात उठती है कि इसने पोलैंड पर आक्रमण क्यों किया, तो आपको फिर जाना पड़ेगा वर्साय की संधि में, और हमने पढ़ा था वहां पर कि जो डेंजिंग बंदरगाह था वो बंदरगाह जो है इनसे छीन लिया गया था, और मेबल बंदरगाह, उनमें से डेंजिंग बंदरगाह प्रमुख है। और इस डेंजिंग बंदरगाह पर चूंकि पोलैंड का अधिकार था, तो डेंजिंग बंदरगाह की मांग की जाती है जर्मनी के द्वारा पोलैंड से कि तुम हमें जो है ये डेंजिंग बंदरगाह वापस करो। तो पोलैंड जो है इनकार कर देता है, और इनकार करने के उपरांत ही जर्मनी की सेना जो है पोलैंड पर आक्रमण कर देती है, और इसी आक्रमण के उपरांत जो है द्वितीय विश्व युद्ध का शुरू होता है। ठीक है, तो इधर आपका जर्मनी है, इटली है और जापान है, और उधर आपका फिर फ्रांस होते हैं, आपका पोलैंड हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, और धीरे धीरे रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से सम्मिलित होता है, और कालांतर में चल करके अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हो करके और इस द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई छिड़ती है, जो लगभग 6 वर्षों तक चलती है। और जापान के आत्मसमर्पण के उपरांत 14 अगस्त 1945 को यह विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। आपको याद होगा वो घटना नागासाकी और हिरोशिमा 6 अगस्त और 9 अगस्त के उपरांत ही 14 अगस्त 1945 को जब जापान आत्मसमर्पण करता है तो इस विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। हालांकि कई मोर्चों पर जर्मनी की प्रारंभ में विजय भी होती है, लेकिन जब वो हार शुरू हो जाती है जर्मनी की, तो 1945 में ही जो नेपोलियन ये एडोल्फ हिटलर है वो क्या कर लेते हैं, कमिट सुसाइड, आत्महत्या कर लेते हैं और अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो दो तानाशाह हुए, एक था आपका मुसोलिनी और दूसरा है नाम आपका एडोल्फ हिटलर, इन दोनों तानाशाहों की जो उनकी कह सकते हैं इच्छा थी, जो उनका जो मनोबल था, उसी के कारण जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि जो है तैयार होती है। और फिर हम आगे पढ़ते हैं द्वितीय विश्व युद्ध कैसे हुआ, उसकी प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर में हमारा मुख्य उद्देश्य था कि आप उस पृष्ठभूमि को एक बार समझ पाए कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के मध्य वैश्विक रूप से कौन कौन सी घटनाएं प्रभावी रूप से जन्म लेती हैं, और उन घटनाओं का द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने में क्या योगदान है। अगर आप इस चीज को समझ पाएंगे तो निश्चित तौर पर उसकी पृष्ठभूमि और द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों को भी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो जब हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में कि द्वितीय विश्व युद्ध के कौन कौन से कारण थे, तो आपको ज्यादा कुछ ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत वहां पर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये था आप द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, अब हालांकि थोड़ा सा हमारी भी सीमाएं हैं कि यहाँ पर सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है ना। अब अगर ये मैं क्लास में पढ़ाया जाए इस लेक्चर को, तो लगभग 3 से 4 घंटे का समय या 3 से 4 दिन का जो लेक्चर का समय है वो चला जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है, मैं आपको सिर्फ बोल सकता हूँ। आपके मन में उठ रहे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर अभी नहीं ले सकता हूँ प्रेजेंट में, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चंस उठता है दिमाग में तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, और मैं उसका बराबर मैं रिप्लाई करता भी हूँ और करूँगा भी। तो आज का लेक्चर जो है यही समाप्त करते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के उनके कारण क्या थे, उनका प्रभाव क्या पड़ा, और जो प्रमुख घटनाएं घटित हुई द्वितीय विश्व युद्ध के इन 6 वर्षों के दौरान वो प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए फिर घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।